मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं चंद्रपाल राजभर। एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूं रस और सौंदर्य शास्त्र से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर, जो टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसएसबी और यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए आइए प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में प्रतीति में विघ्न की बात कही है। भट्टलोट्टम ने, श्री शंकुक ने, अभिनव गुप्त ने, भट्टनायक ने। पीजीटी परीक्षा 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, ये किए थे जो है अभिनव गुप्त ने। कौन? विघ्न की बात कही है अभिनव गुप्त ने। किसने कही है? अभिनव गुप्त ने। और इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात अभिनव गुप्त ने कही है। अभिनव गुप्त भारतीय सौंदर्य दर्शन के विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने प्रेक्षक को ध्यान में बाधा उत्पन्न करने वाले सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं से सर्वप्रथम मुक्त करने की बात कही है। तो इस प्रकार से अभिनव गुप्त आपके सही हैं, भट्टलोट गलत हैं, श्री शंकुक गलत हैं, भट्टनायक ये भी गलत हैं। यह परीक्षा पीजीटी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। यह कथन सर्वप्रथम किसका है? जी हाँ, प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। यह कथन सर्वप्रथम किसका है? श्री शंकुक का, भरत का, अभिनव गुप्त का, पंडित राज जगन्नाथ का। पीजीटी परीक्षा 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, यह जो है शब्द है अभिनव गुप्त का। किसका? अभिनव गुप्त का। श्री शंकुक गलत हैं, भरत गलत हैं, पंडित राज जगन्नाथ गलत हैं। और इस बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि अभिनव गुप्त ने रस के 9 अस्थाई भाव माने हैं। उनके अनुसार रस का आस्वाद भावों के माध्यम से प्रेक्षक के हृदय में होता है। इसलिए भाव और रस में परस्पर शारीरिक और आत्मा का संबंध है, जिसे कहते शरीर और आत्मा का संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था पंडित यशोधर ने, भरत ने, बाणभट्ट ने, केशवदास ने। पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, ये जो रस भाव शास्त्र का रूप दिया है, यह दिया है भरत ने। कौन दिया है? भरत ने। पंडित यशोधर गलत हैं, बाणभट्ट गलत हैं, केशवदास गलत हैं। यह पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। और इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं तो भरत मुनि ने 2 से 3 सदी ईस्वी में काव्य के आवश्यक तत्व के रूप में रस की निष्पत्ति प्रतिष्ठित करते हुए श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, बीभत्स तथा भयानक नाम के 8 भेदों को स्पष्ट उल्लेख किया है। उन्होंने अपनी कृति नाट्यशास्त्र में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया है। कतिपय विद्वानों की कल्पना है कि उन्होंने शांत नामक नवे रस को भी स्वीकृति दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है
10, 8, 9, 11। जी हाँ, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 9, नहीं सॉरी, रसों की संख्या है 8। कितनी है? 8। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। वैसे 9 फेमस शब्द था इसलिए मैंने 9 कह दिया, लेकिन 9 नहीं 8 है। पीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताया था? आचार्य उद्भट, आचार्य बाणभट्ट, आचार्य भरत मुनि, आचार्य नारायण मुनि। अभी हमने जिक्र किया था, ऊपर आपको जिक्र में अपने बताया था और बड़ी बाखूबी से बताया था कि आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों को बताया था और उसमें फिर एक लास्ट वाले को और भी जोड़ दिया गया था। कुछ लोग शांत रस को भी स्वीकृति दे दिए थे, लेकिन इन्होंने मेन 8 को ही माना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आचार्य भरत मुनि 8। और यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2009, टीजीटी परीक्षा 1999 में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। नाट्यशास्त्र में भारत ने कितने भावों का विवेचन किया है? जी हाँ, नाट्यशास्त्र में भारत ने कितने भावों का विवेचन किया है? 42, 36, 49, 45। टीजीटी परीक्षा 1999 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह जो विवेचना की बात आती है नाट्यशास्त्र में, जो विवेचना की बात आती, तो ये है आपका 49। कितना है? 49। 42 गलत हैं, 36 गलत हैं, 45 गलत हैं। तो इस बारे में आप जान चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कुल 49 भावों को प्रयुक्त किया है। इसमें 8 अस्थाई भाव, 33 संचारी भाव तथा 8 सात्विक भाव शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? जी हाँ, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? अरस्तु, अभिनवगुप्त, भरत मुनि, ब्राडले। तो साथियों, सबसे पहले जो परिभाषित करने वाले हैं वो हैं आपके भरत मुनि। अरस्तु नहीं है, अभिनवगुप्त नहीं है, ब्राडले नहीं है। यह टीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको अपने व्याख्यानों में बताने की कोशिश करता हूँ कि रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। रस की व्याख्या करते हुए उन्होंने रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि रस नाट्य उपकरणों द्वारा प्रयुक्त एक भाव मूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है, भाव रस नहीं उसका आधार है, किंतु भरत ने अस्थाई भाव को ही रस माना है। भरत मुनि ने लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सन्निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति है। इस बारे में और मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं। काव्य शास्त्र में मर्मज्ञ विद्वानों ने काव्य की आत्मा को ही रस माना है। आचार्य धनंजय के अनुसार
विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से अस्वाधमान अस्थाई भाव ही रस है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने रस की परिभाषा इस प्रकार दी है: विभावेनुभावेन व्यक्तः संचारिणी तथा रसतामेति रत्यादि अस्थाई भाव सचेत साम। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। डॉक्टर विश्वंभर नाथ कहते हैं कि भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार भाव जब विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के संयोग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप से उसका आस्वादन होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो ये इस बारे में आप जान चुके हैं, अपने व्याख्यानों में हमने इसका जिक्र कर दिया है। आप इसको ध्यान से पढ़ते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भरत मुनि के रस तत्व के आधार विषय हैं रस कोटि, रस चेतना, रस चिंतन, नाट्य में रस की निष्पत्ति। पीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, ये भरत मुनि ने रस तत्व के आधारभूत विषय जो हैं, ये हैं आपके नाट्य में रस की निष्पत्ति। क्या है? नाट्य में रस की निष्पत्ति। कोटि रस गलत है, रस चेतना गलत है, रस चिंतन गलत है। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? भरत मुनि, वात्स्यायन, मार्कंडेय मुनि, अभिनव गुप्त। पीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, जो शांत रस की पहली बार जो प्रस्तुति किए थे वो किए थे अभिनव गुप्त ने। कौन किया था? अभिनव गुप्त ने। भरत मुनि गलत हैं, वात्स्यायन गलत हैं, मार्कंडेय गलत हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। अभिनव गुप्त ने शांत रस को 9वां रस माना है। अंततः अभिनव गुप्त ने शांत रस को पहली बार प्रयुक्त किया। सुनीति शतक में आचार्य विद्यासागर ने लिखा है, जिस प्रकार तिलक के बिना चंद्रमुखी, उत्तम के बिना देश, सम्यक दृष्टि के बिना मुनि का चरित्र सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार शांत रस के बिना कभी सुशोभित नहीं होता। तो ये रहे इम्पोर्टेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संचारी भाव का संबंध किससे है? सौंदर्य, रस, शिल्पशास्त्र, अभिव्यक्ति। तो संचारी भाव का जो संबंध रहा है वह रहा है आपका रस से। किसका? रस से। सौंदर्य से नहीं है, शिल्पशास्त्र से नहीं है, अभिव्यक्ति से नहीं है। और यह जो है पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया है। इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो संचारी भाव का शब्द का अर्थ साथ साथ चलना होता है। संचारी भाव अस्थाई भाव के साथ संचारित होते हैं। जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए अस्थाई भाव की पुष्टि करने में निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, वह संचारी भाव होते हैं। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। ये बहुत ही अहम है। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, आप लिखते चलिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुछ मैं अगर इस बारे में आपको बताने की कोशिश करूँ तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है।
संचारी भाव निर्वेद, ग्लानि, शंका, आयुष, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, ध्रुति, व्रीड़ा जिसे लज्जा बोलते हैं, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार जिसे मिर्गी बोलते हैं, स्वप्न, प्रबोध, आमर्ष, असहनशीलता जिसे बोलते हैं, अवहितता, भाव का छिपना जिसे बोलते हैं, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क। ये जो है आपके 33 हैं। चलिए, ये संचारी भाव 33 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचारी भाव कितने हैं? अभी जैसा कि हमने आपको अपने जिक्र में बताया कि 33 हैं, तो ये 33 हैं। 30 गलत है, 10 गलत है, 23 गलत है। यह पीजीटी परीक्षा 2009 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं 5, 8, 9, 12। टीजीटी परीक्षा 2001 में प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, जो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं वो होते हैं आपके 9। 5 गलत हैं, 8 गलत हैं, 12 गलत हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा। रसों को 9 भागों में बांटा गया है। ये श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानकः, बीभत्स, अद्भुत, शांतस्य, नवरसे च स्मृता। जी हाँ, एक बार फिर से सुनिए श्लोक के माध्यम से। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानकः, बीभत्स, अद्भुत, शांतस्य, नवरसे च स्मृतः। इन 9 रस के अस्थायी भाव क्रमशः इस प्रकार हैं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप नोट करते चलिए। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भाव, घृणा, जुगुप्सा, आश्चर्य तथा निर्वेद। सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार, वासना या संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी विरोध या अविरोध दबा नहीं सकता, उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, रस कितने प्रकार के होते हैं? 9, 6, 5, 8। तो मित्रों, रस के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 9। ऊपर हमने जिक्र में आपने बताया, टीजीटी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं आपके अभिनव गुप्त। कौन है? अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि अभिनव गुप्त ने रस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक व्याख्या, अभिव्यंजनावाद कर अलंकरण शास्त्र को दर्शन के उच्च स्तर को प्रतिष्ठित किया तथा प्रत्याभिज्ञा और जिक्र दर्शनों को प्रौढ़ भाष्य प्रदान कर उन्होंने तर्क की कसौटी पर व्यवस्थित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रौद्र रस का रंग क्या है? नीला, काला, लाल, पीला। टीजीटी परीक्षा 2009 में, पीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा गया था। रौद्र रस का रंग क्या होता है? तो रौद्र रस का जो रंग होता है वो होता है मित्रों आपका लाल। क्या होता है? लाल। नीला गलत है, काला गलत है, पीला गलत है। इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा, आप लोग सुनते चलिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, नोट करते चलिए। प्रकृति के विभिन्न रंग, विभिन्न रस के प्रतीक लाल रंग, रौद्र और श्वेत रंग वीर रस का प्रतीक है। तो श्याम रंग श्रृंगार का, भूरा रंग जिसे कपोत, वरुण रंग वरुण रस का, काला भयानक रस और नीला विभत्स रंग का द्योतक है। इस प्रकार पीला अद्भुत रंग का वर्ण माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अद्भुत रस कौन सा रंग है? लाल, नीला, सफ़ेद, पीला। पीजीटी परीक्षा 2004 में अब प्रश्न पूछा गया था। तो अद्भुत जो होता है, अभी जैसे हमने बताया अद्भुत के बारे में जिक्र किया, तो वो है पीला। तो आप सीधा पीला पर लगाइए। लाल गलत है, सफ़ेद गलत है, नीला गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। रस का प्रमुख स्रोत है नाट्य, विचार, सौंदर्य, आनंद। मित्रों, जो रस का प्रमुख स्रोत माना जाता है वो माना जाता है आपका नाट्य। विचार गलत है, सौंदर्य गलत है, आनंद गलत है। पीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया था। इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करूं। पठन पाठन में जो श्रवण या अथवा दृश्य के दर्शक के कारण जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, अर्थात दर्शक के मन में जो आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है, वह रस कहलाता है। अतः नाट्य शास्त्र में रस का प्रमुख स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र, चित्रलक्षणम। टीजीटी परीक्षा 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? यह है आपका कामसूत्र। कौन सा? कामसूत्र। ये गलत है, चित्रसूत्र गलत है, चित्रलक्षणम गलत है, कामसूत्र आपका सही है। इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा लिखा गया भारत का एक कामसूत्र ग्रंथ है। कामसूत्र को उसके विभिन्न आसनों के लिए जाना जाता है। वात्स्यायन का कामसूत्र विश्व की प्रथम यौन संहिता, जिसमें यौन, प्रेम, मनोशारीरिक सिद्धांत तथा प्रयोग की विस्तृत व्याख्या एवं विवेचना की गई है। और इस बारे में अगर मैं थोड़ा सा और चर्चा करूं तो कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है। अर्थ के क्षेत्र में जो स्थान कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्राप्त है, काम के क्षेत्र में वही स्थान कामसूत्र को भी प्राप्त है। जयदेव ने अपनी रचना रतिमंजरी में कामसूत्र का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया है। यह टीजीटी परीक्षा 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कामसूत्र के रचयिता हैं वात्स्यायन, चरक, रामदेव, पाणिनि। टीजीटी परीक्षा 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन हैं। रामदेव गलत है, चरक गलत है, पाणिनि गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है? तो जैसा कि अभी हमने जिक्र किया, ऊपर बताया, वात्स्यायन के कामसूत्र में जो कलाओं का वर्णन है वो है 64, 72 गलत है, 60 गलत है, 70 गलत है। यह टीजीटी परीक्षा 1999 प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वात्स्यायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है 64, 65, 66, 67। तो ये ऊपर और नीचे दोनों सेम ही प्रश्न हैं और इसमें सेम आंसर है 64। इसमें 66 गलत है, 65 गलत है, 67 गलत है। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न पूरे हुए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं मित्रों। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को आप वॉच कीजिए, सुनिए, देखते रहिए। यदि आप कोई कार्य भी कर रहे हों तो भी मोबाइल को ओपन करके, चैनल को ओपन करके एक एक टॉपिक को सुनते जाइए। जो इम्पॉर्टेंट लगे आप उसको नोट भी करते चलिए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स हैं। आपको इन प्रश्नों से परीक्षाओं में काफ़ी बल मिलेगा। चलिए इस प्रकार से आप मुझे दीजिए इजाज़त।
बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।